नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही सीज फायर की बात की, तमाम बाजार में, तमाम सोने चांदी में और इन्वेस्टमेंट में एक तरह की पॉजिटिविटी कुछ दिखाई दे रही है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अजय केडिया जी। अजय केडिया जी हमारे वित्तीय विशेषज्ञ भी हैं। तमाम मुद्दों पर स्वतंत्र के दर्शकों के मन में जो सवाल होते हैं उनके जवाब भी उनसे मिलते हैं, और इस बार उनसे कई दिनों बाद बातचीत हो रही है। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, मुझे बुलाने के लिए। और आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और जिस दिन से मोमेंटम बना है तो सोने चांदी में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया बनता ही है। अजय सर, मैं बाकी सब चीजों पर तो बात करूंगा ही। डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से सीज फायर हुआ, उसके बाद अगर हम इकोनॉमी, आर्थिक पैमानों पर बात करें, क्या बड़ा बदलाव आप इस सीज फायर की घोषणा होने के बाद देखते हैं, जो 5 दिन के लिए उन्होंने कहा है कि हम बातचीत में आगे बढ़ेंगे? देखिए, काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीज फायर की बात का जब फर्स्ट डे अपडेट आया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं 48 घंटे से 5 दिन का मैं ये अल्टीमेटम देता हूं। और अब हम बात भी कर रहे हैं ईरान के टॉप मोस्ट बंदों से, ऐसे करके अपडेट आए थे। लेकिन इसका खंडन ईरान ने पहले कर दिया था। हाँ। बट आज मॉर्निंग से हम देख रहे हैं कि 15 पॉइंट का हाँ। सीज फायर डॉक्यूमेंट मार्केट में घूम रहा है। हाँ। ठीक है, आज की डेट में कोई भी न्यूज को अथेंटिकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तो हम मान के चलते चलो बात हो रही है, बट उसी को ईरान मना कर देता है। तो मुझे लगता है पहला उसका एक रिलीफ हमने आते हुए देखा। हमने देखा इक्विटी मार्केट में बाउंस आया है, कच्चे तेल में बड़ी गिरावट आई है, सोने चांदी को थोड़ा सपोर्ट मिला है, बेस मेटल को सपोर्ट मिला है। तो एक तरफ से है कि यस, मार्केट उसको इंपॉर्टेंटली देख रहा है। अब अगले 4-5 दिन में इसमें क्या बैठक में रिजल्ट निकल कर आता है, क्योंकि अब जो बॉल है वो यूएस के पाली में नहीं है, वो ईरान के पाली में। क्योंकि ईरान ने एक चीज समझ लिया है कि यूएस से मैं जीत नहीं सकता लड़ाई में, लेकिन जितना लंबा इस लड़ाई को मैं लेके जाऊंगा उतना हो सकता है कि यूएस के लिए पिंच रहे। तो आई थिंक कि अगला 4-5 दिन जो रहेगा वो बहुत ही क्रुशियल होने वाला है, पूरे असेट क्लास के लिए, सोने चांदी के लिए भी और इक्विटी मार्केट के लिए भी। तो सर, बात शुरू करते हैं सोने चांदी से ही। सोशल मीडिया पर सर बीच में इस तरह की खबरें आ रही थी कि सेंट्रल बैंक्स अपना सोना बेच रहे हैं, हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। और बाद में ये भी कुछ सूत्रों के जरिए आया कि ये सब गलत खबरें हैं, इस तरह की खबरें नहीं है। और अब तो ये खबर आ रही है कि नए सेंट्रल बैंक भी अब सोने को खरीदने में जुटे हैं, सोने का अपना भंडार जुटाने में लग गए हैं। तो क्या ये पूरी खबर है? किस तरीके से नए सेंट्रल बैंक अब सोना खरीद रहे हैं? देखिए, पूरे मार्च मंथ में, हम्म। ये मार्च 2026 है, ये ऐतिहासिक मार्च मंथ है। क्यों? 19.5% की गिरावट हमने सोने में पूरे मार्च हाँ। मंथ में आती हुई दिखी। अगर आपको ध्यान हो, जैसे ही लड़ाई स्टार्ट हुई हमने देखा $54, 5400 का भाव था सोना। और हाँ। नीचे में ये 4100 का लो लगा चुका, जो लगभग 19.5% की गिरावट है, जो पिछले 40 साल की हाँ। सबसे बड़ी गिरावट है। हाँ, इसमें एक चीज ये है कि ऐसी खबर आ रही थी कि कुछ सेंट्रल बैंकों ने अपने गोल्ड को बेचा है, बट अनकोटेडली ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं दी। इनफैक्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने तो नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया जा रहा है कि 2026 के अंदर हम देखेंगे कि 850 टन सोना सेंट्रल बैंक लेंगे। लेकिन अभी भी इस चीज के ऊपर ज्यादा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए। बिकॉज अभी मॉर्निंग की अपडेट है कि वियतनाम ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगाई है, जापान अपने रिजर्व्स को ओपन कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में अब एक तरह से इमरजेंसी लगी हुई है, कोविड जैसी सिचुएशन। कल माननीय प्रधानमंत्री जी हाँ। ने भी पार्लियामेंट में इस चीज को कोविड से तुलना की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक अब सोना बाय करेगा, या जो ये स्थिति बनी हुई है एनर्जी क्राइसिस की, क्योंकि आप समझिए कि इस बार हमारे पास कच्चा तेल बहुत है, लेकिन जब तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन नहीं होता प्रॉपरली और सप्लाई नॉर्मल नहीं आता है, तब तक सबसे बड़ी चिंता है एनर्जी क्राइसिस की। तो ऐसे समय में सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय करेंगे, या जो कहीं ना कहीं कंसर्न है उसको रिपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए इसके ऊपर ज्यादा क्लैरिटी के लिए। सर, अक्सर हम देखते थे कि युद्ध के दौरान जो है सोने चांदी के दाम बढ़ते थे, और अब जैसे ही सीज फायर की बात आई तो युद्ध के दाम में, सोने के दाम में थोड़ी एक ये कहा जाए कि थोड़ा वो आगे भागा।
और तो क्या किस तरीके से ये इस बार एकदम अलग चीज दिखाई दे रही है इस मामले में पूरा। उम्मीद ये की जा रही थी कि युद्ध के दौरान सोना भागता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे ही ट्रम्प साहब ने कहा कि हम सीज फायर करते हैं, तो सोने ने थोड़ा रिकवर करना शुरू किया। देखिए, ये कोई उल्टी गंगा नहीं है। जनरली सब आम आदमी जो समझते हैं वो यही है कि युद्ध के केस में सोना बढ़ना चाहिए और युद्ध खत्म होगा तो सोना गिरना चाहिए। लेकिन इसके बीच में एक छोटी कड़ी है। पहला, मैं आपको 2022 में लेके जाता हूँ। 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर होता है, मार्च में स्टार्ट होता है। तब आप देखेंगे तो सोने में गिरावट आई है। और अक्टूबर 2022 से या सितंबर 2022 से सोने में $1650 से ये तेजी स्टार्ट हुई, जो 5600 पे जाके खत्म हुई। हाँ, 5-7 कारण और भी थे। तो क्या होता है, जब भी युद्ध स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं ग्लोबल सेल ऑफ आता है। एक सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ। वर्ल्ड में दो ऐसी कंट्री है जो सबसे सेफेस्ट मानी जाती है, वो है स्विट्जरलैंड और दुबई। अब दुबई के अंदर आप देखोगे वर्ल्ड के काफी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे ही हमला यूएई पे होना स्टार्ट हुआ तो पैसा निकलना स्टार्ट हुआ। आप देखिए, क्रिप्टो 50% करेक्शन आ चुका है। दुबई का जो रियलिटी इंडेक्स है उसमें 27% का फॉल हमने मार्च मंथ में आते हुए देखा। इससे मालूम है कि लोग प्रॉपर्टी में बिकवाली कर रहे हैं, क्रिप्टो में बिकवाली कर रहे हैं, इक्विटी में बिकवाली कर रहे हैं, करेंसी में बिकवाली हो रही है, मतलब करेंसी कमजोर हो रही है। तो ऐसे समय में लोगों का ध्यान कच्चे तेल की तरफ है और एनर्जी की तरफ है, गोल्ड की तरफ नहीं है। इसके लिए गोल्ड में भी हमने सबसे रिकॉर्ड 19.5% का बड़ा फॉल देखा है। तो टेम्पररी ये फॉल है। लेकिन हाँ, पास्ट रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि जब भी ऐसी, जैसे लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब भी सोने में गिरावट आई, फिर मार्केट में तेजी आई। तो मुझे लगता है अभी जो सेल ऑफ बना हुआ है, तो लोगों को जो नुकसान हो रहा है इक्विटी में, प्रॉपर्टी में, वो ये डर के मारे, क्योंकि सोने ने पिछले 2 सालों में जबरदस्त तेजी भी दिखाई है, तो लोग वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे, जिसकी वजह से फॉल आया। हाँ, अभी सीज फायर की जो न्यूज आई है उससे सोने में थोड़ा उछाल जरूर आया है, बट मुझे लगता है ये टेम्पररी उछाल है। अभी भी लोगों की चिंता गैस की तरफ है, गवर्नमेंट की चिंता गैस की तरफ है। एक बार ये सेटल होगा तो फिर से बाइंग हम सोने में देखेंगे, बट टाइमिंग ये टेम्पररी जंप हम देख पाएंगे सोने और चांदी दोनों में। लेकिन अगर ये जो 5 साल का 5 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, अगर ये आगे बढ़ता है और बातचीत एक सकारात्मक दिशा में चलते हुए दिखाई देती है, तब क्या असर रह सकता है सर सोने और चांदी पर? देखिए, अगला 5 दिन बहुत ही क्रुशियल होने वाला है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मार्केट मूव करने वाला है, क्योंकि जो 15 पॉइंट्स दी गई है वो हमें नहीं पता कि ईरान मानेगा या नहीं मानेगा। क्योंकि देखिए, जो सीज फायर की पॉइंट है वो आप रशिया यूक्रेन को देख लीजिए, आज 2 साल से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट इस बार ऐसा आ रहा है क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो पूरे वर्ल्ड के 20% का जो पाइपलाइन है वो डिस्टर्ब करके बैठा हुआ, तो इस पे एसओएस काम होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि अगर ये सीज फायर हो जाती है तो डेफिनेटली एक रिलीफ मिलेगा इक्विटी मार्केट को भी। कमोडिटी के अंदर मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बाइंग आएगी, क्योंकि इक्विटी के जो वैल्यूएशन है एज ऑफ नाउ गोल्ड से ज्यादा सस्ते हैं। बट हाँ, थोड़ी बहुत बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी जरूर। बट टाइमिंग अगला 4 दिन 5 दिन बहुत ही क्रुशियल होने वाला है। इसमें कोई भी ये नहीं बोल सकता कि क्या होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सामने है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है जब तक कोई कॉन्क्रीट आउटकम नहीं आता है, कोई भी डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट होगा। सर यूं तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनकी कथनी और करनी में कई बार फर्क देखा जाता है, लेकिन अजय जी, अभी हाल फिलहाल तक इस तरह की खबरें चलती जा रही थी कि फेड चीफ से डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज हैं और नए फेड चीफ जब आएंगे तो उसके बाद रेट में कट होगा, लेकिन और रेट कट के लिए वो लगातार दबाव बना रहे थे। और अब ये कहा जा रहा है कि रेट अप हो सकते हैं, रेट हाई किए जा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसमें बड़ा फर्क दिखाई देता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे तब उनका एजेंडा था कि मैं 24 घंटे में लड़ाई खत्म करवा दूंगा। और अब आप देखोगे तो यूएस खुद लड़ाई में उलझ गया है। उन्होंने कहा था कि मैं एग्रेसिव रेट कट करूंगा, और इनफैक्ट फेड चेयरमैन के साथ हम जानते ही हैं कि हाँ, बहुत ही लगातार। ज्यादा एस्केलेशन बढ़ चुके थे, उनको निकालने की बात हो रही थी, हो भी गए और नए फेड चेयरमैन का नाम का अनाउंसमेंट भी हुआ। बट यस, इस बार ऐसा हो रहा है कि मुझे लगता है जैसे जैसे कच्चा तेल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ रही है। और ऐसे में जो एग्रेसिव रेट कट पिछले साल दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा। रिसेंट हमने देखा 10 दिन पहले जो फेड की बैठक हुई थी, यहाँ पे 2026 में एक रेट कट की बात करने लग गए हैं और 2027 में भी। लेकिन कल परसों हमने देखा कि दिसंबर की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो रेट कट की नहीं,
वो हाँ, रेट हाइक की हाइक बनने ही लग गई बन। है। तो 13% रेट हाइक, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, देखिए यूएस का टारगेट था 2% इन्फ्लेशन आना चाहिए, जो आज तक कभी आया नहीं, 2.4 तक गए थे। अब अगर कच्चा तेल कंटिन्यू तेजी में रहता है तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन वापस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और यही सबसे बड़ा बिग ब्लो था। जैसे ही ये फेड की बैठक की अपडेट आया उसके बाद सोना क्रैश कर गया, और अब रेट हाइक की अपडेट आ जाती है या पॉज की भी आ जाती है तो ये सोने के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए गोल्ड में हम करेक्शन देख रहे हैं। हाँ, अभी एक डेड कैट बाउंस है, टेक्निकल टर्म होता है कि जैसे हम लोग एक रबर की बॉल को जब जमीन पे छोड़ते हैं तो वो एक बाउंस करता है और उस बाउंस के बाद नीचे ही बैठता है। तो आप देखिए $5400 से $4100 का फॉल आया, अब हाँ ये हो सकता है 4800 4900 तक का जंप करेगा, और यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा दबाव रहेगा, बट अभी इमीडिएटली कुछ भी बोलना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि लड़ाई के 6-8 महीने के बाद सोने में तेजी आती है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 5-6 महीना वेट होगा, उसके बाद यानी टाइम करेक्शन में सोना आ सकता है। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प ने जो जो चीज कही है वो अब मार्केट उसको बहुत लाइटली लेने लग गया है, क्योंकि इतना सीरियसनेस दिखा नहीं है। और टाइमिंग, फेड अगर इंटरेस्ट रेट पॉज करता है या बढ़ाता है तो सोने में और नेगेटिव न्यूज बढ़ते हुए दिखाई देगी। सर, थोड़ा सा अगर भारत की दृष्टि से अगर बात की जाए, कल जो प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में बोला और उससे पहले उन्होंने लोकसभा में बोला, अब ये तो साफ हो गया है कि संकट बहुत बड़ा है भारत के लिए भी। और यहाँ तक कि कोविड के टाइम से कंपेयर करना, यानी बड़ी चुनौतियां हमारे देश के सामने भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए है। हमने देखा कि आज वियतनाम ने नेशनल इमरजेंसी, एनर्जी इमरजेंसी लगा दी। जापान का मॉर्निंग में न्यूज आया कि जो सबसे बड़ा क्रूड रिजर्व है वो ओपन कर दिया गया है, और हर कंट्री में ये इमरजेंसी का रुका। उसी चीज का ग्रेविटी हमने देखा कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जब संबोधन किया, तो वहां पे यही बताया था कि कोविड से ज्यादा बड़ी सिचुएशन है। देखिए, कोई भी कंट्री अपने आप में स्वावलंबी नहीं होती, कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी हमारी बाहर पे होती है। हालांकि इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को, कोविड को भी हैंडल किया है और अभी भी हैंडल कर रहे हैं। आज आप देखिए 5 सालों में हुआ क्या है, जो हमारी 100% डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे होती थी, चाहे एनर्जी की बात करें, आज हमने E20 मतलब एथनॉल ब्लेंडिंग पे काम शिफ्ट हुए हैं। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को भी हमने बहुत अच्छे से सेटल किया ताकि हम ब्लेंडिंग में जा पाए। रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया ने बहुत जबरदस्त काम किया है। सेमीकंडक्टर पे काम किया है। तो इंडिया कोशिश पूरी यही कर रही थी इस चीज के ओवर हैंडल करने के लिए। बट यस, इससे इंडिया की जो, अगर हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करें, उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा है। जो हम 730 या 29 के आसपास थे, वो अब 709 पे पहुंच चुका है। जितना ज्यादा कच्चा तेल $100 के ऊपर रहेगा, उतने अपने फॉरेन रिजर्व में ड्रॉप होगा। इससे घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले आप देखिए क्या रिजर्व हुआ करता था, या 5 साल पहले देखिए, उसके मुकाबले इंडिया ने बहुत अच्छे से अपने आप को इंसोलेट किया है। लेकिन आप समझिए कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलनी है, क्योंकि हमारे सामने उदाहरण है रशिया यूक्रेन, जो आज 4 साढ़े 4 साल के ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसा ही सीन इधर नहीं हो जाए, इसको देखते हुए घबराहट बनी हुई है। तो घबराना जरूरी है। यहाँ पे इंडिया अपने आप को इंसुलेट करने की कोशिश कर भी रही है, बट लेट्स सी कैसे इंपैक्ट होगा। बट मुझे लगता है कि इससे इक्विटी मार्केट का सेंटीमेंट एक बार खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जैसे मैं सोने के लिए भी यही चीज बोल रहा हूँ कि आदमी गैस या बेसिक नेसेसिटी को देखेगा, हाँ। क्योंकि महंगाई सब पे आने वाली है, या सोने को बाय करेगा। तो अभी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं दिखाई दे रहा है, अभी डर का एवेन्यू दिखाई दे रहा है। अपने जॉब को सिक्योर कर रहा है, अपने बिजनेस को सिक्योर कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है सोने में थोड़ा ठहराव आएगा, टाइम करेक्शन आएगा, फिर वापस जब चीजें सेटल होगी, समझ में आएगा, तब फिर वापस बाइंग लौटेगी। एक और बड़ा संकट सर जो दिखने लगा है, अब जो आम लोगों से जुड़ी अगर हम बात करें, तो अभी तक गैस की लाइनें दिखाई दे रही थी कि लोग सिलेंडर लेके लाइनों में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब देश के अलग अलग जगह से पेट्रोल पंप पर लाइनों की लाइनें दिखाई दे रही है। हालांकि तेल कंपनियां कह रही हैं कि अभी किसी तरह की कोई कमी नहीं है, पैनिक ना किया जाए, लेकिन ये स्थिति क्या बढ़ते हुए दिखाई दे रही है आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए मैं, इंडिया ने बहुत ही अच्छे से हर चीजों को प्लान करके काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने कोविड को जिस ढंग से हैंडल किया है, ग्लोबल मार्केट में आप भी जानते हो कि न्यूज की फ्रंट लाइन बनती थी कि इंडिया कैसे इस चीज को हैंडल करेगी। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये प्राउड फीलिंग है कि इंडिया ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। अभी भी ठीक है, हमने देखा कि एमपी के कुछ शहरों में ऐसी अपडेट्स आई है कि लंबी लंबी लाइन लगने लग गई है। बट इंडिया ने ऑलरेडी इसके लिए प्रिकॉशनरी के इंडस्ट्रियल सप्लाई को 20-20% थोड़ा कर्टल किया है।
डोमेस्टिक में कंटिन्यू सप्लाई बनी रहे उसके ऊपर मेक श्योर किया है। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी गवर्नमेंट इस पे अच्छे से काम कर रही है। सब चीज चल रहा है, बट यस मुझे लगता है कि ये जो संकट है थोड़ा सा लंबा चल सकता है। बट लेट्स सी उसके ऊपर गवर्नमेंट और क्या नई तरीके से लाएगी। बट एज ऑफ नाउ जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता कुछ भी चीज बोलना बहुत डिफिकल्ट है। वैसे तो सर एमपी में और गुजरात में भी कई जगह लाइन इस तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन सर एक चीज ये समझना चाहूंगा अजय जी, चाहे हम रास लफान की बात करें, ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, गैस तेल, इसको अगर युद्ध पूरी तरीके से रुक भी जाए, सीज फायर हो भी जाए, उसके बाद सुचारू होने में कई महीने का समय लगेगा, ठीक ठाक होने में और उसकी सप्लाई पहले जैसी स्थिति में आने में। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी अचानक एकदम तेजी से स्थितियां बदल जाएंगी, उसके उसमें भी काफी लंबा टाइम लग जाएगा। मैं बिल्कुल पिछले वाले सवाल में यही चीज ऐड करना चाहता था हम्म। कि देखिए जैसे कतार में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया गया है, हम्म। उनका खुद का स्टेटमेंट है कि इसको रीइंस्टेट करने में 5 साल लगेगा। हम्म। मैं बोलता 5 साल छोड़ दीजिए, 5 महीना पकड़ लीजिए। हम्म। आज आप स्थिति देखिए कि लास्ट ईयर जो कच्चा तेल 60-65 के ऊपर हाँ। जाने में तकलीफ थी, और हमें चलो डिस्काउंट में भी मिल रहा था, तो ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा था। हाँ। आज हम समझते लेट से $10 का डिस्काउंट में मिला तो 50-52 में हमको पड़ता था। हम्म। बट आज अगर रशिया से हमारे टर्म्स अच्छे भी है तो वो $50 में नहीं देने वाला। हम्म। आज अगर कच्चा तेल $100 पे है तो हमें चलो 90 पे मिल जाएगा। हाँ। लेकिन फिर भी आप देखिए जो चीज $50 में मिल रही थी वो 90 पे मिलेगी, तो इम्पोर्टेंट है कि कितने टाइम हम सरवाइव कर पाएंगे। हाँ, हम्म। रिजर्व्स हमने बना रखे थे, लेकिन अब 20-25 दिन हो चुके हैं, फिर भी हमने अभी तक जो भी पॉलिटिकली प्रेशर क्रिएट करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर आज की आज ही अगर युद्ध विराम हो भी जाता है हाँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो क्षति पहुंची है उसको रीइंस्टेट करने में मुझे लगता है कम से कम 2-2.5 महीना तो मिनिमम लगेगा। अब हम्म। अगर 2-2.5 महीना अगर कच्चा तेल 90-95 डॉलर के ऊपर अगर होल्ड हो जाता है, क्योंकि इस बार देखिए रशिया की सप्लाई है, यूएस की सप्लाई सप्लाई सब जगह पे है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हुआ है। हाँ। तो ये जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक मुझे लगता है इंडिया के लिए भी चिंता का विषय है और ग्लोबल मार्केट के लिए भी ये चिंता का विषय है। अजय जी, इक्विटी मार्केट में अभी कोई बड़ा सुधार होने की गुंजाइश अभी नहीं दिखाई देती, यानी ये इसी तरीके से अभी रहेगा। देखिए इक्विटी के अंदर मेरा मे बी मैं थोड़ा रॉन्ग हो सकता हूँ, हम्म। बट एक चीज आप समझिए, इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। हम्म। क्योंकि हम अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी से स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में आ रहे हैं, तो आप जीडीपी के नंबर बोलो, जीएसटी के नंबर बोलो, सब अच्छे आने वाले। हम्म। लेकिन अभी विडम्बना ये, एक तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, हम्म। ऊपर से जो पिछले साल टैरिफ का जो कंसर्न था उसकी वजह से हमारे अर्निंग्स में दबाव रहेगा। हम्म। तीसरा, कच्चे तेल में जो तेजी आई है उसका भी इम्पैक्ट है। हम्म। चौथा, अगर हम एफडीआई की बात करें तो वहां पे डॉलर की गिरावट के चलते कंटिन्यू हमने रुपए की गिरावट के चलते वहां पे हमने कोई इंपॉर्टेंटली इन्फ्लो आते हुए नहीं देखा। हम्म। जो आया भी है वो अपॉर्चुनिटीज पैसा आया है। हम्म। हमें स्ट्रक्चरल पैसा चाहिए जो इकोनॉमी में जाए। तो मुझे लगता है थोड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा, और एन अबाउ अगर हम बात करें तो आईएमडी का जो अपडेट आया है कि इस बार मानसून भी कमजोर पड़ता हुआ हाँ। दिखाई दे रहा है। साथ में हम नेचुरल गैस के भाव में तेजी है या फिर सप्लाई के चलते हम फर्टिलाइजर में भी हम दबाव, सप्लाई में दबाव देखेंगे। तो ये सब कारण जो दिखा रहा है ना, मुझे कंफर्टेबल नहीं हूं मैं अगले 3 से 6 महीना कि इक्विटी मार्केट में कोई बड़ी तेजी आने वाली है। इक्विटी मार्केट में थोड़ा ठहराव आ सकता है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। बट जैसे हम लोग पहले घोड़े पे बैठे थे कि इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हाँ कंपैरेटिवली आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, हम्म। बट अब सभी गिर रहे हैं तो उसका असर हम पे भी पड़ेगा। अब तो सर जीडीपी के जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी कम होने शुरू हो गए हैं। गोल्डमैन सैच्स ने तो कह दिया कि 6 से नीचे जा सकता है, 5.9 का कहा गया। और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीपी पर एक बड़ा असर तो पड़ेगा ही इस पूरे संकट का। देखिए उसमें भी अगर हम देखें तो बोलते ना कोयले में हीरा। तो हम्म। सिमिलरली आज जो जीडीपी के नंबर्स हम दिखा रहे हैं, आप चाहे यूरोप की जीडीपी देख लीजिए, यूएस की देख लीजिए, या कोई भी वर्ल्ड की जीडीपी देख लीजिए, उससे तो हम बेहतर ही करेंगे। बट हाँ, एक्सपेक्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जहां हम 7% 8% की हाँ। एक्सपेक्टेशन करके बैठे थे, अब 6 के नीचे आ गए, उसका असर है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आज ग्लोबल मार्केट में इंडिया अभी भी लीडर है। हाँ। लेकिन हाँ, बाकी को अगर तकलीफ ज्यादा होगी तो हमको थोड़ी जरूर होगी, हाँ। तो उसका एक असर है। लेकिन फिर भी आप खुश रहिए, क्योंकि अभी मेरे कुछ इवेंट्स में मैं गया था, वहां से यूरोप से कुछ लोग आए हुए थे, तो बोलते सर हम लोग हैप्पी है, हमारी जीडीपी एटलीस्ट नेगेटिव नहीं गई, हम फ्लैट बैठे हुए हैं। लेकिन हम 6% के ऊपर काम कर रहे हैं फिर भी हम दुखी है, तो वो गलत है।
इंडिया बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन हाँ, जो ग्लोबल मार्केट में टर्मोइल चल रहा है उसका असर इंडिया पे भी आएगा, उसका आप मान के चलिए। बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये फ्री फॉल जैसा, क्रैश जैसी सिचुएशन आ जाएगी। हम अभी भी बहुत ही ज्यादा इंसुलेटेड है। अजय जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत छोटे मध्यम स्तर के निवेशक भी हैं, तो क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे इस तरह की स्थिति में जो अब स्थिति बन रही है और अगले 3 4 5 6 महीने जैसी स्थिति रहेगी, क्या करना चाहिए छोटे और मध्यम निवेशकों को? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय टाइट है, और हम्म। हर असेट क्लास के लिए। इक्विटी में भी हमने बातें की, जहां पे लग रहा है कि थोड़े से नंबर्स खराब दिखेंगे, उसका दबाव रहेगा। सोने चांदी में एक चीज है कि कभी भी ऐसी लड़ाई हो उसके बाद तेजी जरूर आती है, हम्म। लेकिन पिछले 2 सालों में जबरदस्त तेजी देख चुके हैं हम लोग। जो जो फैक्टर सपोर्ट कर रहे थे ना, वो सारे मैच्योर्ड हो चुके हैं। बट ऐसा नहीं कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि 30-40% का चांदी में करेक्शन आना चाहिए, 20% का गोल्ड में आना चाहिए, वो हो चुका है। तो हाँ। मुझे लगता है अगले 2-3 महीना मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी। एसआईपी के माध्यम से सोने और चांदी में निवेशक रहिए। हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन आ जाए, 6 महीने का, 3 महीने का, बट उसके बाद सोना चांदी भी अच्छा लगता है। इक्विटी में भी आप ऐसा समझ के 3 4 6 महीने का ठहराव है, बट तेजी आएगी। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अभी भी सोने को ज्यादा रखिए चांदी के मुकाबले, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब तेजी दिख रही है मुझे 75 तक का लेवल। तो आप सोने पे थोड़ा सा आपका वेटेज अभी भी बढ़ाइए, क्योंकि जो करेक्शन आना था, 27% का करेक्शन आ चुका हाँ। है। तो यहाँ से हो सकता है और 5-7% का करेक्शन कभी भी आ जाए, लेकिन एसआईपी के माध्यम से जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुलानी।